हेलो एंड वेलकम बैक टू मसल मेट 101। मैंने काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं डाली है, बट आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट फ्रॉम नाउ। ऑल्सो सॉरी फॉर द ऑडियो क्वालिटी। मेरे पास अभी माइक नहीं है तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइजेस सुनाई दे। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। आज का टॉपिक है डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ मैकेनिकल लो बैक पेन। तो मैकेनिकल लो बैक पेन हम उसको कंसीडर कर रहे हैं जिसका कोई भी मस्कुलोस्केलेटल ओरिजिन हो। इट कैन बी प्योर मस्कुलोस्केलेटल पेन और इट कैन बी एसोसिएटेड विद any primary condition like degenerative changes, spondylolisthesis, PIVD, etc. हमारे क्लिनिकल सेटअप में ऑलमोस्ट 50% केसेस लो बैक पेन के आते हैं और उनमें से भी 80 to 85% केसेस में कुछ ना कुछ मैकेनिकल कंपोनेंट एसोसिएटेड होता है। तो उस मैकेनिकल कंपोनेंट को डायग्नोस करने के लिए या उस डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ें रूल आउट करनी पड़ती हैं। तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जो डायग्नोसिस हमने लिखा है वो क्यों है और जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमने लिखा है वो क्यों नहीं है। तो इस वीडियो में मैं जिन भी कॉजेस से, जिन भी चीज़ों से हमारी लोअर बैक एरिया में पेन हो सकता है वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा कि उनको आप कैसे रूल आउट कर सकते हो, उनको कैसे असेस कर सकते हो, उनमें क्या अलग हिस्ट्री आपको मिल सकती है जिससे आप उनको सेग्रीगेट करके अपना फाइनल डायग्नोसिस बना सको। तो मैंने चार कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट कैटेगरी है नॉन ऑर्गेनिक बैक पेन। इसके अंदर हम कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे जैसे कि फाइब्रोमाइल्जिया, डायबिटिक न्यूरोपैथी, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम या फिर क्रॉनिक पेन सिंड्रोम। तो ये पूरी वीडियो इस पॉइंट के ऊपर ही होगी। ऐसे ही मैं 3 और वीडियो बनाऊंगा इसके अलावा जिसमें मैं इन तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा, हर वीडियो में एक एक पॉइंट। तो दूसरा जो कॉज हो सकता है हमारी लो बैक पेन का वो हो सकता है विसरल रेफर्ड पेन। तो कोई भी विसरल कॉज की वजह से लोअर बैक पेन में लोअर बैक में के एरिया में पेन रेडिएट हो सकता है, जैसे कि एक्यूट या क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस, गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन या फिर कॉल्सिस्टाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, एपेंडिसाइटिस। ऐसे ही कुछ रिमेटोलॉजिकल कंडीशंस होती है जैसे कि स्पॉन्डाइलोआर्थोपैथीज, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या फिर आर्थराइटिस रिलेटेड टू ल्यूपस और सोरियासिस। फोर्थ वीडियो में हम कुछ स्पाइन रिलेटेड कंडीशंस पढ़ेंगे। इन दोनों ही चीज़ों में मैकेनिकल लो बैक पेन कंबाइन हो सकता है इन कंडीशन के साथ, मैकेनिकल कॉज भी हो सकता है इन कंडीशन के साथ, बट प्राइमरी प्रॉब्लम अलग है। तो आपको दोनों तरीके से ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको रेफर करना पड़ेगा प्राइमरी कंसल्टेंट पे और आपका जो उसमें रोल है फिजियोथेरेपी का वो आप करेंगे। तो स्पाइन रिलेटेड कंडीशंस में हम स्पाइन में जो भी कंडीशंस होती है, स्पाइन का डीजनरेशन, स्पाइन का फ्रैक्चर, लिस्थेसिस मतलब स्लिप होना डिस्क का, ऐसे ही स्पाइनल स्टेनोसिस, पीआईवीडी, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो जब आपको ये सारी कंडीशन पता होंगी तो ही आप सही से एक लो बैक पेन के पेशेंट को ढंग से असेस करके डायग्नोस कर पाओगे। अगर आपको रेड फ्लैग्स ही नहीं पता लोअर बैक पेन के और किन किन कंडीशन में किस किस जगह पे आपको पेशेंट को रेफर करना है तो आप अच्छी तरीके से डायग्नोस नहीं कर पाओगे लोअर बैक पेन के पेशेंट को। तो पहला पॉइंट आता है नॉन ऑर्गेनिक बैक पेन। तो नॉन ऑर्गेनिक बैक पेन का मतलब है वो पेन जिसका कोई भी फिजिकल ओरिजिन नहीं है, मतलब पेन का कोई भी कॉज नहीं है फिर भी पेशेंट को पेन फील हो रहा है। तो क्या ये पेन एग्जिस्ट करता है वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इस पेन को डायग्नोस करने के लिए कुछ क्लिनिशियंस वाइटल साइंस का यूज करते हैं जिससे हमको ये पता चलता है कि पेशेंट मैलिंगरिंग कर रहा है या पेशेंट फेक कर रहा है या पेशेंट वो चीजें बता रहा है जो उसको है ही नहीं। तो ये 5 वाइटल साइंस पहले देख लेते हैं। फर्स्ट वाइटल साइन है टेंडरनेस। तो ये पॉजिटिव तब होगा जब पेशेंट एक वाइड स्प्रेड एरिया में पेन बताएगा जो कोई भी एक एनाटॉमिक स्ट्रक्चर को आइसोलेट नहीं कर रहा है। पेशेंट बोलेगा कि मेरे को थोरैसिक रीजन में भी पेन है, लंबर रीजन में भी पेन है, एसआई जॉइंट में भी पेन है, बटक्स में भी पेन है। तो कोई एक एनाटॉमिक स्ट्रक्चर को पॉइंट आउट करके वो पेन नहीं बताएगा और पेशेंट को सिंपल टच से भी पेन एलिसिट होगा। दूसरा वाइटल साइन है सर्वाइकल लोडिंग और रोटेशन। इसमें हम दो मैन्युअल पेशेंट में अटेम्प्ट करते हैं। पहला है सर्वाइकल लोडिंग जिसमें हम सर्वाइकल कंप्रेशन देते हैं पेशेंट में। जनरली अगर लोअर बैक रीजन का कोई भी कॉज होता तो मोस्टली केसेस में सर्वाइकल कंप्रेशन देने से लो बैक में कोई भी पेन एलिसिट नहीं होता। लेकिन अगर पेशेंट पेन बता रहा है कि मेरे को ये करने से पेन आ रहा है या फिर पेन एग्रेवेट हो रहा है
तो हम इसको पॉजिटिव वाइटल साइन मानते हैं। दूसरा है रोटेशन। इसमें हम रोटेशन इस तरीके से करते हैं कि हमारा पेल्विस जो है वो लंबर स्पाइन के साथ फिक्स रहे। तो हम पेशेंट को सीधा खड़ा करते हैं और जो रोटेशन करते हैं उसमें पेल्विस के साथ साथ लंबर स्पाइन की भी रोटेशन करते हैं, इसमें पूरा पूरा रोटेशन होता है पेल्विस के साथ। तो जो इनिशियल डिग्री होती है इस रोटेशन में, उसमें हमारी लंबर स्पाइन में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही होती है रोटेशन की, क्योंकि पेल्विस साथ में मूव कर रहा है। जो हमारा हिप जॉइंट है वहां पे मूवमेंट हो रही होती है स्टार्टिंग रेंज में। तो अगर हल्की स्टार्टिंग रेंज में ही पेशेंट लो बैक पेन कंप्लेन करता है तो हम इसको पॉजिटिव वाइटल साइन मानते हैं। थर्ड वाइटल साइन है एसएलआर। एसएलआर हम पेशेंट में करते हैं नर्व रिलेटेड कंडीशंस देखने के लिए। तो इन पेशेंट में जब हम सुपाइन में एसएलआर करते हैं तो पेशेंट इनिशियल रेंजेस में ही पेन कंप्लेन कर देता है, लेकिन जब हम पेशेंट को सुपाइन से सिटिंग में लाते हैं स्ट्रेट लेग में ही, या फिर पैर सिटिंग में बाहर निकालते हैं और फिर पैर सीधा कर देते हैं, अगर पेशेंट को एसएलआर पॉजिटिव था तो ये मैन्यूवर करने से, मतलब सिटिंग में लेग स्ट्रेट करने से भी पेशेंट को पेन आना चाहिए था, क्योंकि ये भी एसएलआर ही है और पेशेंट उस पेन की वजह से पीछे हो जाएगा। लेकिन अगर पेशेंट में सुपाइन में एसएलआर पॉजिटिव आ रहा है और फिर सिटिंग में अगर आप लेग स्ट्रेट करके मतलब स्लम्प टाइप टेस्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो और तब पेशेंट कोई भी पेन कंप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसको हम पॉजिटिव वाइटल साइन मानते हैं। फोर्थ वाइटल साइन है हमें मोटर और सेंसरी वीकनेस देखने को मिलती है। मोटर वीकनेस इनकंसिस्टेंट होती है, कभी किसी रेंज में जो मसल है वो स्ट्रॉन्ग फील होती है और किसी रेंज में वीक फील होती है। और जो सेंसरी लॉस पेशेंट हमको बताता है वो कोई भी एक डर्माटोमल पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होता, वो एक पूरे एरिया में जो है सेंसरी लॉस हो रखा होता है। इसको हम पॉजिटिव वाइटल साइन मानते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कोई भी टेस्ट जो हम पेशेंट पे करते हैं या नॉर्मली अगर हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो हर चीज का एग्जैजरेटेड रिस्पांस होता है। ओरिजिनली वाइटल साइंस प्रोफेसर गॉर्डन वैडल ने दिए थे उन पेशेंट को सेग्रीगेट करने के लिए जिन पेशेंट्स में पोस्ट लो बैक सर्जरी जो पेन के आउटकम्स होंगे, जो प्रोग्नोसिस होगा वो सही नहीं होगा एज कंपेयर टू पेशेंट जिसमें वाइटल साइंस नहीं दिख रहे हैं। पर धीरे धीरे कुछ क्लिनिशियन वाइटल साइंस को उन कंडीशंस के लिए उन कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए यूज करने लगे जिनमें उनको और कोई भी कॉज समझ नहीं आ रहा है, या फिर जिसमें उनको लग रहा है पेशेंट मैलिंगरिंग कर रहा है, मतलब पेशेंट जो पेन प्रेजेंट कर रहा है वो पेशेंट को असली में हो ही नहीं रहा। तो इन्होंने इस जो कंडीशन है जिसमें लो बैक पेन हो रहा है उसको एक टर्म दे दिया साइकोजेनिक बैक पेन, जिसमें जो बैक पेन है वो स्ट्रेस इंड्यूस्ड है और इसी के और भी नाम है साइकोजेनिक बैक पेन के। पर तब न्यूरोबायोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, तो जैसे जैसे न्यूरोबायोलॉजी में एडवांसमेंट हो रही है तो हमको रीजन या कॉजेज या कुछ मैकेनिज्म जो हमको समझ नहीं आ रहे थे, कुछ मैकेनिज्म प्रपोज हो रहे हैं जिनसे हमको पता चलता है कि उन पेशेंट्स में लो बैक पेन क्यों हो रहा था। और बाद में प्रोफेसर वैडल ने खुद भी कहा था बिहेवियरल साइंस में भी रिस्पॉन्स अफेक्टेड बाय fear from injury and development of chronic incapacity and are not a test of credibility. They concluded that patients displaying Waddell sign may require both physical management of their physical pathology as well as careful therapy for the psychosocial and behavioral aspects of their illness. तो हो सकता है बैडल साइंस जो पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है वो उस इंजरी के रिस्पॉन्स में हो, या फिर पेन के डर की वजह से हो, या फिर साइकोसोशल रीजंस, या फिर स्ट्रेस या बिहेवियरल चेंजेस की वजह से हो। तो हमको एज अ फिजियोथेरेपिस्ट इसमें देखना है कि कोई फिजिकल कॉज है कि नहीं बैक पेन का, कोई मस्कुलोस्केलेटल इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं बैक पेन की, और उस हिसाब से पेशेंट को अप्रोच करना है। Also, low back pain is leading cause of disability among the musculoskeletal conditions. तो हमको इस केस में मल्टीपल फैक्टर्स को देखना पड़ेगा डिसेबिलिटी को एड्रेस करने के लिए। तो हो सकता है किसी इंजरी की वजह से ये साइकिल शुरू हुई हो। That injury resulted into a chronic pain state which induced stress in patient, and stress may aggravate that chronic pain.
तो इन पेशेंट में आपको देखना पड़ेगा कि स्ट्रेस की वजह से या साइकोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से पेशेंट को क्रॉनिक लो बैक पेन हो रहा है, या फिर क्रॉनिक लो बैक पेन जो कि इंजरी की वजह से हुआ था उसकी वजह से पेशेंट को स्ट्रेस इंड्यूस हुआ है। तो इन पेशेंट्स में आपको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का यूज़ करना पड़ेगा, मतलब अपने साथ बाकी टीम्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें जो पेशेंट को हेल्प कर सकती है चीज़ें, वो हो गया फिजियोथेरेपी, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हो गई, ठीक है, और भी टेक्निक्स हो गई। दूसरा हो गया कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या फिर साइकोथेरेपी, या फिर हो गया मेडिकेशंस। तो स्ट्रेस कम करने से या फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है उसके लिए अगर हम उसको रेफर करते हैं, उससे क्रॉनिक लो बैक पेन कम हो सकता है। और अगर क्रॉनिक लो बैक पेन जो था पेशेंट को वो किसी रीज़न की वजह से था, जैसे मैंने बताया कोई इंजरी की वजह से पेशेंट का जो क्रॉनिक बैक पेन है वो परसिस्ट कर रहा है, कोई मस्कुलर इम्बैलेंस की वजह से परसिस्ट कर रहा है, एसआई जॉइंट डिस्फंक्शन की वजह से परसिस्ट कर रहा है, अगर आप उसको एज अ फिजियो ट्रीट करते हैं तो क्रॉनिक लो बैक पेन कम करने की वजह से पेशेंट में जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा, और इन दोनों से ही पेशेंट में जो एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन थी जिसकी वजह से डिसेबिलिटी इंड्यूस हुई थी वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए इन कंडीशंस में हमको मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच का यूज़ करना है। तो पेशेंट को आपको समझाना है कि क्यों मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच ज़रूरी है। अगर आप भी पेशेंट को ये बोल के भेज देंगे कि स्ट्रेस की वजह से आपका लो बैक पेन फील हो रहा है, आप अगर स्ट्रेस कम करोगे तो लो बैक पेन खुद कम हो जाएगा, तो इससे पेशेंट का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मल्टीपल क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स में जा चुका है सेम प्रॉब्लम लेके, और हो सकता है सेम चीज़ें ही उसको बाकी डॉक्टर्स ने भी बोला हो। तो आपको ये सारी चीज़ें यूज़ करके पेशेंट की जो डिसेबिलिटी है उसको कम करना है, पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं उनको कम करना है। और हो सकता है पेशेंट को मैकेनिकल लो बैक पेन ही हो, पर वो उसको प्रेजेंट साइकोजेनिक बैक पेन की तरह से कर रहा है, जैसे कि मैंने वाइटल साइंस बताया आपको, वो सब उसमें पॉजिटिव आ रहे हैं ड्यू टू स्ट्रेस। तो अच्छे से आपको असेस करके डायग्नोस करना है पेशेंट को, उसको समझाना है कि क्यों ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, और जो उसका कॉज है बैक पेन का वो उसे समझाना है, और उसकी वजह से जो साइको सोशल इश्यूज उसे फील हो रहे हैं वो उसे समझाना है, और उसके लिए क्या क्या फर्दर ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं वो उसे बताना है। तो जैसे कि हमने बात करी थी पहले कि न्यूरोबायोलॉजी में एडवांसमेंट जैसे जैसे हो रही है वैसे वैसे हम इनके पीछे के मैकेनिज्म को समझ पा रहे हैं अब। तो जो साइकोजेनिक पेन है वो मोस्टली न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन की वजह से होता है। तो जो भी हमारा पेन सिग्नलिंग पाथवे है जो यहाँ से पेरिफेरल न्यूरॉन से लेकर ब्रेन में जा रहा है, इसमें कहीं पे भी डिसफंक्शन हो, चाहे ट्रांसडक्शन में, ट्रांसमिशन में, या पेन परसेप्शन में, या पेन मॉड्यूलेशन में, कहीं पे भी कोई भी डिसफंक्शन होगा तो हमको न्यूरोलॉजिकल पेन फील होगा या न्यूरोजेनिक पेन फील होगा। और मोस्ट ऑफ द साइकोजेनिक बैक पेन केसेस में न्यूरोजेनिक रीजन की वजह से बैक पेन होता है। तो कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि एलोडाइनिया और हाइपरएल्जेसिया। तो ये दोनों सिम्टम्स हमको बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं जिनको कि हम साइकोजेनिक बैक पेन लेबल कर देते हैं, एलोडाइनिया और हाइपरएल्जेसिया। तो ये सिम्टम्स और भी डिसऑर्डर्स के साथ या और भी कंडीशंस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। वो पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि ये होते क्या है। एलोडाइनिया का मतलब कोई भी नॉर्मल स्टिमुलस जो हमारे लिए नॉर्मल है वो इन पेशेंट्स में पेनफुल स्टिमुलस होता है, और हाइपरएल्जेसिया मतलब कोई भी पेनफुल स्टिमुलस जो हमारे लिए माइल्डली पेनफुल है इनमें वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये ग्राफ है, ये पेन इंटेंसिटी है और ये पेन स्टिमुलस है। तो जब एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिल जाएगा हमको, उसके बाद हमको पेन फील होना चालू होगा। अगर मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ
तो एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के बाद एक थ्रेश मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ दबाने के बाद मुझे पेन फील होगा। तो जब तक स्टिमुलस की इंटेंसिटी बढ़ रही थी इतने पॉइंट तक बढ़ती रहेगी, जब तक थ्रेशोल्ड नहीं आएगा तब तक मुझे कोई पेन फील नहीं होगा और उसके बाद पेन फील होना चालू हो जाएगा। तो मेरे लिए ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस था जिसके बाद मुझे पेन फील होना चालू हुआ। तो एलोडाइनिया में क्या होता है कि जो हमारा थ्रेशोल्ड है वो कम हो जाता है पेन का। तो इन पेशेंट में पहले ही पेन जो है फील होना चालू हो जाता है। तो हमारे लिए जो नॉन पेनफुल स्टिमुलस था इनके लिए वो पेनफुल स्टिमुलस हो जाता है। तो ये जो पार्ट है जो हमारे लिए नॉन पेनफुल था ये इनके लिए पेनफुल होता है। इसको हम बोलते हैं एलोडाइनिया। अब जो हमारे लिए माइल्डली पेनफुल स्टिमुलस होगा, जैसे कि इतने स्टिमुलस पे हमको इतने इंटेंसिटी का पेन फील हो रहा है और इन पेशेंट्स में हमको ये जो सेम स्टिमुलस पे जो पेन है वो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, हाइटेंड रिस्पॉन्स होगा, एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स होगा, इसको हम बोलते हैं हाइपरएल्जेसिया। अब ये दोनों ही सिम्टम्स मैंने बोला कुछ कंडीशंस के साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं, जैसे कि फाइब्रोमाइल्जिया, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम, डायबिटिक न्यूरोपैथी, ओपियोइड इंड्यूस्ड हाइपरएल्जेसिया। ओपियोइड्स जनरली हम देते हैं पेन कम करने के लिए, लेकिन कुछ पेशेंट्स में इसकी वजह से हाइपरएल्जेसिया हो जाता है। विटामिन डेफिशिएंसी, most commonly due to vitamin B or D. It can be due to after certain viral infections like herpes zoster virus, जिसमें कि skin rashes होते हैं। तो जो rashes हैं, जो पेन है, itching sensation है, वो इन्फेक्शन सबसाइड होने के बाद भी रह जाती है। तो इसको हम बोलते हैं पोस्ट herpetic न्यूरेल्जिया। बाकी ये और भी चीज़ों में एसोसिएटेड होती है, जैसे कि ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया और माइग्रेन में भी एरोडाइनियन हाइपरएल्जेसिया हो सकता है। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं लो बैक पेन की, तो हम इन तीन चीज़ों को अभी पढ़ेंगे। इन तीन चीज़ों को हम क्यों पढ़ रहे हैं, इन तीन चीज़ों को मैंने क्यों लिया है इस वीडियो के लिए। तो सबसे पहले फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया की वजह से डायरेक्टली हमारे लोअर बैक एरिया में पेन या फिर टेंडरनेस हमको फील हो सकती है। फाइब्रोमाइल्जिया में बॉडी में वाइड स्प्रेड पेन होता है, अलग अलग एरियाज में पेन होता है, तो उनमें से एक एरिया होता है लो बैक पेन। तो अगर पेशेंट कंप्लेन करता है टेंडरनेस एट लोअर बैक और भी जगहों पे, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं अंडर आर डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिस्ट। दूसरा हो गया कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम और डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो ये दोनों की वजह से ही लोअर बैक में पेन एज सच नहीं होएगा। ये दोनों ही चीज़ें हमारी एक्सट्रीमिटीज़ को इन्वॉल्व करती है, हमारी एक्सट्रीमिटीज़ को इफेक्ट करती है। तो इनकी वजह से हमारे एक्सट्रीमिटीज़ जैसे कि फुट में बर्निंग सेंसेशन या टिंगलिंग सेंसेशन या नमनेस हो जाती है। तो हम और जो ये सेंसेशन है ये ऊपर की तरफ को थोड़ा रेडिएट करती है। तो पेशेंट इसको प्रेजेंट कर सकता है शियाटिका की तरह की पेन मेरे को यहाँ से शुरू होकर से पूरा फुट में जा रहा है, फुट में नमनेस हो रही है और बर्निंग सेंसेशन हो रही है। तो इसको आप पीआईवीडी से अलग रख सकते हैं। और इन दोनों चीज़ों को अगर पेशेंट को ये दो चीज़ें हैं तो आप उसको कैसे डायग्नोस करोगे, क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है और इन तीनों की क्या पैथोफिजियोलॉजी है वो अभी हम पढ़ेंगे। इन तीनों की ही पैथोफिजियोलॉजी अभी अच्छे से अंडरस्टूड नहीं है, अभी अच्छे से पढ़ी नहीं गई है। पर जो रिसेंट स्टडीज़ में देखा गया है, जो कॉमन मैकेनिज्म्स हैं वो इन तीनों के ही सेम हैं। इन तीनों में ही हमारे जो पेन पाथवे है उसमें कहीं ना कहीं पे डिसफंक्शन होता है और किसी एक जगह पे डिसफंक्शन होने की वजह से नहीं, मल्टीपल जगहों पे डिसफंक्शन होने की वजह से ये तीनों चीज़ें हम में होती हैं। तो ये तीनों चीज़ों की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, हम वहाँ से शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले हमको पेन पाथवे पता होना चाहिए, पेन परसीव कैसे करती है हमारी ह्यूमन बॉडी वो पता होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करेंगे पेरिफेरल न्यूरॉन से, ठीक है। पेन पाथवे समझने के बाद हम इनकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे इन तीनों की और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पढ़ेंगे।
बाकी जो तीन चीजें हैं वो हम फर्दर आगे वीडियोस में पढ़ेंगे जो कि मैंने बताया था। सो लेट्स से कि हमने एक नेल पे पैर रख दिया है, तो इस केस में हमारा स्टिमुलस हो गया मैकेनिकल ट्रॉमा। ऐसे ही और भी स्टिमुलस की वजह से हमको पेन फील हो सकता है, जैसे कि एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, हॉट या कोल्ड, एक्सपोजर टू केमिकल्स कैन इंड्यूस पेन, और टिश्यू इस्कीमिया। टिश्यू इस्कीमिया चाहे किसी भी रीजन से हो, टिश्यू इस्कीमिया का मतलब ब्लड फ्लो ना पहुंच रहा हो हमारे टिश्यूज में। तो ये स्टिमुलस हमारा ब्रेन कैसे परसीव करता है और कैसे रिएक्ट करता है, इस पूरे प्रोसेस को हमने 4 फेजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो है, जिसमें ये जो सारा स्टिमुलस है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। सेकेंड प्रोसेस में जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, तो वो हमारे ब्रेन की तरफ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन और फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन से हमारे प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स में। तो सेकंड स्टेप हो गया हमारा ट्रांसमिशन। उसके बाद थर्ड स्टेप हो गया हमारा, मैंने बोला थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन से वो हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स में जाएगा, जिसमें से कि जो मेजर एरिया है हमारे सेंसेशन के लिए वो है हमारा प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स। तो थर्ड स्टेप जो हो गया वो हो गया हमारा पेन परसेप्शन। अब हमारा ब्रेन उस पेन को कम करने के लिए एक नेचुरल ओपियोइड सिस्टम यूज करता है, जिसमें वो नेचुरल ओपियोइड्स, एंडोर्फिन्स, एनकोफिलिन्स रिलीज करता है, जिससे कि जो पेन सिग्नल्स ऊपर आ रहे थे, पेन का एक्शन पोटेंशियल ऊपर आ रहा था, वो थोड़ा कम हो जाएगा और पेन जो हमको फील हो रहा है वो कम हो जाएगा। तो फोर्थ स्टेप हो गया जिसमें ब्रेन पेन को मॉड्यूलेट करता है, उसको हम बोलते हैं पेन मॉड्यूलेशन। तो 4 स्टेप्स हो गए हमारे पेन के ट्रांसमिशन के लिए। फर्स्ट इज ट्रांसडक्शन, जिसमें कोई भी स्टिमुलस इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस में कन्वर्ट होता है, और सेकंड हो गया हमारा ट्रांसमिशन, जिसमें जो हमारे पेरिफेरल न्यूरॉन्स है, सी फाइबर्स और ए डेल्टा फाइबर्स, वो इस पेन के सिग्नल को ऊपर ले जाएंगे वाया फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, फिर वहां से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन से हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स में ये सिग्नल्स ट्रांसमिट होगा। थर्ड फेज हो गया हमारा पेन परसेप्शन, जिसमें हमारा ब्रेन इस पेन को परसीव करेगा, और फोर्थ हो गया पेन मॉड्यूलेशन, जिसमें ये नेचुरल ओपियोइड सिक्रीट करेगा, जिससे कि पेन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से, जो है ट्रांसडक्शन, जिसमें ये जो भी स्टिमुलस है ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में कैसे कन्वर्ट होगा वो हम देखते हैं। तो अब वापस आ जाते हैं उस एग्जांपल पे जो हमने शुरू में लिया था कि हमने एक नेल के ऊपर पैर रख दिया। तो जब भी किसी टिश्यू में ट्रॉमा होता है या कोई भी रिएक्शन होता है, तो वहाँ पे कुछ सेल्स माइग्रेट करते हैं, जैसे कि टी सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, और ये इन्फ्लेमेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये यहाँ पे रिलीज करते हैं कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, जिससे कि वेजोडाइलेशन होती है और इन्फ्लेमेशन का पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब हमारे जो पेरिफेरल न्यूरॉन्स है जो पेन को परसीव करेंगे, हमारे सी फाइबर्स और ए डेल्टा फाइबर्स, उनमें कुछ रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। तो अगर हमको इस पेन न्यूरॉन में या फिर सी डेल्टा फाइबर से सी फाइबर से ए डेल्टा फाइबर में हमको पेन इनिशिएट करना है, तो यहाँ पे हमको एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना पड़ेगा। एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए हमको कैल्शियम और सोडियम आयन का इन्फ्लक्स चाहिए हमारे सेल के अंदर, और पोटेशियम जो है वो बाहर चाहिए सेल के। पोटेशियम जितना ज्यादा अंदर होगा उतना हाइपरपोलराइजेशन की तरफ सेल जाएगा, और सोडियम और कैल्शियम जितना ज्यादा अंदर आएगा उतना सेल डीपोलराइज होगा। तो हमको यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना है, सोडियम और कैल्शियम हमको अंदर चाहिए। तो ये जो मैकेनिकल डिफॉर्मेशन हुआ है टिश्यू का, तो कुछ रिसेप्टर्स जो है वो मैकेनिकल डिफॉर्मेशन या फिर मैकेनिकल स्ट्रेस से ओपन हो जाते हैं। तो ये मैकेनिकली सेंसिटिव या मैकेनिकली गेटेड चैनल्स होते हैं सोडियम और कैल्शियम के। तो जैसे ही टिश्यू में कोई मैकेनिकल डिफॉर्मेशन होती है तो ये ओपन हो जाते हैं, और यहाँ से सोडियम और कैल्शियम जो है हमारा वो अंदर आ जाएगा।
और एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होगा, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है। अब ऐसे ही जो सेल जहां पे इंजरी हुई है, तो डैमेज सेल कुछ चीजें सिक्रीट करता है, कुछ चीजें रिलीज करता है न्यूरॉन के बाहर, प्रोटीएज, एटीपी, ए प्लस आयंस और H प्लस आयंस। तो जैसे ही ये चीजें रिलीज करता है कोई भी डैमेज सेल, तो कुछ रिसेप्टर्स होते हैं हमारे पेरिफेरल न्यूरॉन्स में, जिनके थ्रू सोडियम और कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है और एक्शन पोटेंशियल हमारा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एटीपी। तो कुछ एटीपी सेंसिटिव चैनल्स होते हैं हमारे न्यूरॉन में, जैसे कि P2X और P2Y। P2X नॉर्मल आयन चैनल है और P2Y जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, वैसे भी P2Y एक जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर ही है। ये दोनों जो चैनल्स हैं ये एटीपी सेंसिटिव चैनल्स हैं। जैसे ही एटीपी जो है बाहर की साइड बढ़ेगा, तो इनके अंदर से हमारा सोडियम और पोटेशियम जो है, सॉरी सोडियम और कैल्शियम जो है उसका अंदर इनफ्लक्स होगा। और सोडियम और कैल्शियम अगर अंदर बढ़ेगा तो मैंने बताया था एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, सेल का डीपोलराइजेशन होगा। ऐसे ही जो H प्लस है बाहर जो बढ़ गया है अब एक टिश्यू ट्रॉमा की वजह से, तो कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो, जैसे कि ACIC मैंने लिखा हुआ है, एसिड सेंसिंग आयन चैनल्स। H प्लस आयन बाहर बढ़ेंगे, जो पीएच है वो चेंज होगा, तो जो एसिड सेंसिंग आयन चैनल्स है वो ओपन हो जाएंगे और इन्फ्लक्स होगा सोडियम और कैल्शियम आयंस का। और सोडियम और कैल्शियम आयन का अंदर इन्फ्लक्स बढ़ेगा तो सेल का डीपोलराइजेशन बढ़ेगा और एक्शन पोटेंशियल जो है वो बढ़ेगा। ऐसे ही कुछ जो एटीपी की हमने बात करी थी पहले, कि एटीपी बढ़ने की वजह से कुछ सोडियम और पोटेशियम चैनल जो है वो ओपन हो जाते हैं और इनका इन्फ्लक्स होता है अंदर को। ऐसे ही एटीपी बढ़ने से कुछ के प्लस सेंसिटिव चैनल जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, और जो इन्फ्लक्स हो रहा था के प्लस का अंदर वो रुक जाता है। और अगर के प्लस का इन्फ्लक्स अंदर रुक जाएगा तो सेल जल्दी डीपोलराइज होगा। तो एटीपी के बढ़ने से एक ये भी होता है। दूसरा मैंने बात करी प्रोटीएज। प्रोटीएज जो है, प्रोटीएज हमारे जो बाहर एक्स्ट्रासेल्युलर पेप्टाइड्स होते हैं उनको कन्वर्ट कर देता है ब्रैडिकाइनिन में। और ये ब्रैडिकाइनिन भी जाके जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है, और जब ये इस पे बाइंड होता है तो कैल्शियम चैनल का कैल्शियम का अंदर इन्फ्लक्स होता है। ठीक है, कैल्शियम अंदर बढ़ेगा तो सेल का डीपोलराइजेशन बढ़ेगा। ऐसे ही कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी रिलीज होते हैं हमारे एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स में, जो कि बाइंड करते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ, और ये जो है सेल का थ्रेशोल्ड कम कर देते हैं, मतलब जो सोडियम चैनल्स हैं उनको सेंसिटाइज कर देते हैं, तो कम स्टिमुलस पे ही जो सोडियम चैनल्स हैं वो खुल जाएंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट चैनल रह गए हमारे, जो मोस्टली सबसे ज़्यादा स्टडीड हैं, वो है हमारे टीआरपी चैनल्स, ट्रांजिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल कैटायन चैनल्स, जिनके थ्रू कैटायंस का इन्फ्लक्स होता है। और ये एक्टिवेट होते हैं सेम या तो पीएच चेंज हो बाहर, या फिर एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, तो जो ये हीट और कोल्ड हमने लिखा है उससे ये एक्टिवेट होते हैं या खुलते हैं, या फिर पीएच जो है, एसिडिक पीएच जो है, अगर पीएच हमारा कम होता है तो उससे एक्टिवेट होते हैं। तो ये दोनों से ही ये एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होने के बाद सोडियम और कैल्शियम आयंस का अंदर इन्फ्लक्स होगा। सोडियम और कैल्शियम आयंस की परमेबिलिटी टीआरपी चैनल के थ्रू वेरिएबल होती है।
तो बहुत सारे टाइप्स के टीआरपी चैनल्स होते हैं, जैसे उनमें से एक होता है टीआरपी V1 चैनल, जो मेनली हीट से हमारा एक्टिवेट होता है और सोडियम और कैल्शियम चैनल्स का इन्फ्लक्स कराता है अंदर को। और ये जो टीआरपी रिसेप्टर्स हैं, ये हमारे पंजेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ चिलीज, गार्लिक, पेपर, इनके अंदर से जो एक्सट्रैक्ट निकलता है उससे भी एक्टिवेट होते हैं, उससे भी खुलते हैं। तो उन्हीं का एक कंपोनेंट होता है कैप्सिसिन। जो इसका यूज है वो सेल को डिसेंसिटाइज कर देता है, और जो सब्सटेंस की रिलीज है जो मैं अभी बताऊंगा उसको कम कर देता है। उसको कम करने की वजह से जो एक्शन पोटेंशियल यहाँ जनरेट हो रहे हैं वो कम हो जाते हैं और पेन परसेप्शन हमको कम होता है। तो ये कैप्सिसिन कुछ क्रीम्स का कंपोनेंट होता है जो कि हम आर्थराइटिस में यूज करते हैं पेन को कम करने के लिए। ऐसे ही और भी न्यूरोजेनिक पेन को कम करने के लिए कैप्सिसिन का यूज होता है, क्योंकि ये टीआरपी रिसेप्टर्स पे वर्क करते हैं। अब जब ये एक्शन पोटेंशियल अंदर जनरेट होता है, ये सेल का डीपोलराइजेशन होता है, तो हमारा न्यूरॉन कुछ चीजें रिलीज करता है बाहर, वो है सब्सटेंस पी। सब्सटेंस पी न्यूरोट्रांसमीटर है। ऐसे ही CGRP, कैल्सिटोनिन, जीन रिलेटेड पेप्टाइड। और ये जो चीजें ये रिलीज करता है बाहर, इसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन हो रही है यहाँ पे, जो साइटोकाइंस और कीमोकाइंस रिलीज हो रहे हैं यहाँ पे, जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज हो रहे हैं यहाँ पे, ये इंक्रीज हो जाते हैं। तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, सेल का डीपोलराइजेशन होता है। ऑलरेडी बहुत सारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे पेन के रिसेप्टर्स जो है वो ओपन हो रहे हैं। सब्सटेंस पी और CGR पे रिलीज होने की वजह से इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ते हैं। जो सेल का डैमेज है वो इंक्रीज होता है, और ये जो सब्सटेंस सेल रिलीज करता था ये और रिलीज करेगा, और ज्यादा एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट होगा। तो ये होगा नॉर्मल पेन फिजियोलॉजी में, नॉर्मल पेन पाथवे में। तो अब जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है वो हमारे पेरिफेरल न्यूरॉन से हमारे CNS में जाएगा। तो जो हमारे पेन ले जाते हैं न्यूरॉन्स, आपको पता है वो कौन से हैं। तो C फाइबर्स, जो कि अनमाइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं और स्लो पेन को ले जाते हैं, और हॉट टेम्परेचर्स को ले जाते हैं ज़्यादातर। तो टीआरपी, जो मैंने बोला था कि टीआरपी 6 टाइप्स के रिसेप्टर्स हैं, उनमें से टीआरपी V1 जो है वो हॉट टेम्परेचर के रिस्पॉन्स में ओपन होता है। तो C फाइबर्स में ज़्यादातर टीआरपी V1 चैनल्स होते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है A डेल्टा फाइबर्स, जो कि थिनली माइलिनेटेड होता है, मतलब माइलिन शीट तो होती है बाहर लेकिन ज़्यादा नहीं होती। और ये फास्ट पेन को ले जाता है और कोल्ड टेम्परेचर को ले जाता है। तो कोल्ड टेम्परेचर को ले जाता है, इसलिए इसमें जो टीआरपी A1 और टीआरपी M जो रिसेप्टर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। और अब ये फाइबर्स जाते हैं मिक्स्ड नर्व के थ्रू हमारे CNS में। तो अब ये मिक्स्ड नर्व है, यहाँ से सेंसरी नर्व अलग हो जाएगी। ये हमारा डॉर्सल रूट गैंग्लियन है। डॉर्सल रूट गैंग्लियन हमारा सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है, जिसकी सेल बॉडी यहाँ पे होती है डॉर्सल रूट गैंग्लियन में। वहां से ये एक एक्सॉन आता है, 2 में बाइफरकेट होके आगे जाता है। तो ये हमारा आगे आया और इधर गया हमारा डॉर्सल हॉर्न में। तो डॉर्सल हॉर्न में रेक्स लैमिना होते हैं अलग अलग। रेक्स लैमिना यहाँ पे ग्रे मैटर के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जो हमारा C फाइबर है, C फाइबर रेक्स लैमिना 2 और रेक्स लैमिना 3 में जाता है। रेक्स लैमिना 2 हमारा सब्सटैंशिया जेलेटिनोसा ऑफ रोलैंडो है, और रेक्स लैमिना 3 हमारा न्यूक्लियस प्रोप्रियस है। और A डेल्टा फाइबर्स जो है वो मोस्टली हमारे रेक्स लैमिना 1 और रेक्स लैमिना 5 में जाते हैं। रेक्स लैमिना 1 मार्जिन न्यूक्लियस है और रेक्स लैमिना 5 रेटिकुलर न्यूक्लियस है। तो डॉर्सल हॉर्न के न्यूक्लियस में ये साइनैप्स करते हैं, और यहाँ से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू होता है, जो कि क्रॉस करता है एंटीरियर वाइट कमीशर से और चला जाता है लेटरल साइड में, ठीक है। और फिर ये ऊपर जाते हैं थ्रू लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ऐसे ही एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट भी होते हैं जो मैकेनिकल टच ले जाते हैं, तो वो हमारे एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होते हैं। तो ये क्रॉस होकर लेटरल साइड जाते हैं, और लेटरल साइड से ऊपर चले जाएंगे थ्रू हमारा एंटीरो लेटरल सिस्टम। मतलब इसमें हमारे एंटीरियर और लेटरल के फाइबर्स दोनों होते हैं। जो एंटीरियर वाले फाइबर्स है वो यहाँ से जाएंगे। तो मेनली जो पेन और टेम्परेचर ले जा रहे हैं वो हमारे
लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, फिर वो यहाँ से ऊपर ब्रेन में अलग अलग पार्ट्स को सप्लाई करेंगे। तो पहले हम इस रीजन को देख लेते हैं जहाँ पे साइनैप्स हो रहा है और साइनैप्स में क्या क्या रिसेप्टर्स हैं और क्या क्या न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं यहाँ पे, और एक्शन पोटेंशियल कैसे आगे जा रहा है। तो ये जो एरिया है डॉर्सल हॉर्न का वो मैंने जूम करके यहाँ पे बना रखा है। तो ये हमारा प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन है जो कि यहाँ पीछे से आया था, ठीक है। और ये हमारा पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन है जो यहाँ से ऊपर को असेंड हो रहा है। तो ये हो गया हमारा पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। तो प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन से जो एक्शन पोटेंशियल हमारे यहाँ से जनरेट हुए थे वो एक्शन पोटेंशियल आगे जाएंगे और प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन में ट्रांसमिट होंगे। तो वो कैसे होंगे, तो यहाँ पे हमने बोला था सी फाइबर्स और ए डेल्टा फाइबर्स जो है पेन के सेंसेशन को ले जा रहे हैं। तो सी फाइबर्स जो हैं वो यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं वो होता है सब्सटेंस पी, और जो ए डेल्टा फाइबर्स यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं वो होता है ग्लूटामेट। तो यहाँ से सबसे पहले तो साइनैप्टिकल वेसिकल से कैल्शियम रिलीज होगा और दो न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे मेन है वो है सब्सटेंस पी और ग्लूटामेट, ये दोनों यहाँ पे रिलीज होंगे। सब्सटेंस पी। तो ये दोनों न्यूरो ट्रांसमीटर्स अपने अपने रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होंगे और सोडियम और कैल्शियम का अंदर इन्फ्लक्स बढ़ाएंगे। तो जो ग्लूटामेट है, ग्लूटामेट के दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं, लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स भी होते हैं और मेटाबोट्रोपिक चैनल्स भी होते हैं जो हमने यहाँ पे देखे थे, जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। तो यहाँ पे ग्लूटामेट के 3 रिसेप्टर्स होंगे। एक हमारा NMDA रिसेप्टर होगा जो कि N मिथाइल डी एस्पार्टेट है। दूसरा हमारा AMPA रिसेप्टर है और तीसरा हमारा काइनेट रिसेप्टर है। तो ये तीनों ही रिसेप्टर लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स हैं जो कि ग्लूटामेट के रिसेप्टर्स हैं। ऐसे ही ग्लूटामेट जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर पे भी बाइंड होता है। और जो सब्सटेंस पी है हमारा, सब्सटेंस पी के लिए यहाँ पे NK1 रिसेप्टर है, न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर, जिस पे सब्सटेंस पी आके बाइंड करेगा। तो जब ये अपने अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं तो अंदर कैल्शियम और सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स होता है। और जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था वो आगे ऊपर को सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन से आगे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन में जाता है। यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स और बने हुए हैं दोनों साइड, तो उनका क्या फंक्शन है वो भी हम बाद में देखेंगे। अभी हमने देखा प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन से जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज हुए और उसके बाद पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन में हमारा एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हुआ और एक्शन पोटेंशियल हमारा ऊपर चला गया। यहाँ पे भी कुछ रिसेप्टर्स थे जो कि सोडियम और कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स बढ़ा रहे थे। अब हम इस न्यूरॉन को अगर आगे ऊपर फॉलो करें तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे जाता है। तो ये था वो न्यूरॉन जो कि दूसरी साइड क्रॉस होके गया था और ऊपर को चला गया था। तो इसको हम अलग कलर से बना देते हैं। ठीक है, और ये फिर आगे मिक्स हो जाता है एंटीरियर लेटरल सिस्टम में, जिसमें एंटीरियर और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट दोनों ट्रैक्ट एक साथ ऊपर को जाते हैं। तो जब ये ऊपर को जाता है तो इसमें से कुछ फाइबर्स हमारे रेटिकुलर फॉर्मेशन पे टर्मिनेट हो जाते हैं और फिर कुछ फाइबर्स ऊपर जाते हैं। ये हमारा थैलेमस है, तो कुछ फाइबर्स थैलेमस में जाएंगे और थैलेमस से
ब्रेन के अलग अलग स्ट्रक्चर्स पे जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे कुछ न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करते हैं जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है अमिगडाला, उसको भी स्टिमुलेट करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर होता है, ये थैलेमस है, थैलेमस के नीचे होता है हाइपोथैलेमस, तो इसके कुछ फाइबर्स थैलेमस पे भी जाते हैं। तो दिस कंप्लीट्स आवर सेकंड स्टेप जो कि है ट्रांसमिशन। हमने ट्रांसडक्शन पहले पढ़ा था, सेकंड स्टेप हम ट्रांसमिशन पढ़ रहे थे। ट्रांसमिशन में हमने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से कैसे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में साइनैप्स बन रहे हैं और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन से थैलेमस तक जाके यहाँ पे कुछ न्यूक्लियाई के साथ साइनैप्स बन के थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन ब्रेन्स के अलग अलग पार्ट्स में जा रहा है। अब बारी आती है पेन परसेप्शन की। तो ये अब जहाँ जहाँ ये जो फाइबर्स गए हैं वहाँ पे कौन कौन से स्ट्रक्चर का क्या क्या फंक्शन है हम अभी वो देखते हैं। ऊपर जाते जाते हमने देखा था कि कुछ फाइबर्स रेटिकुलर फॉर्मेशन में टर्मिनेट हो रहे हैं, उसके बाद कुछ फाइबर्स ऊपर जाके इधर कुछ न्यूक्लियाई हैं जिनको हम बोलते हैं पेरी एक्वाडक्टल ग्रे मैटर न्यूक्लियाई। मतलब ये एक्वाडक्ट है हमारा सेरेब्रल एक्वाडक्ट, तो इसके साइड में जो न्यूक्लियाई हैं उनको हम पेरी एक्वाडक्टल ग्रे मैटर बोलते हैं। तो इनको ये स्टिमुलेट करता है, और इनको स्टिमुलेट करता है तो हमारा जो डिसेंडिंग पेन पाथवे है वो स्टार्ट होता है। तो उसके बाद हम वही पढ़ेंगे। उसके बाद ऊपर जाके ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, एमिगडाला को स्टिमुलेट करता है और थैलेमस पे जाता है, और थैलेमस से ये 3 जगहों पे जाता है। तो हम उनको देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले ये जाता है प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। तो हमारे ब्रेन में यहाँ पे हमारी पूरी बॉडी का मैप है, जिस जगह से वो पेन आ रहा है उस जगह पे वो सिग्नल जाएंगे प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में। उसके अलावा ये 2 जगहों पे और जाएंगे। एक हो गया हमारा सिंगुलेट गायरस। तो सिंगुलेट गायरस यहाँ पे होता है, ठीक है। तो और एक हो गया हमारा इंसुलर कॉर्टेक्स। तो ये जो तीनों ही एरिया हैं वो हमारे पेन के इमोशनल एस्पेक्ट से जुड़े हुए होते हैं। उसके अलावा थैलेमस, थैलेमस से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन गया था तीनों जगह पे। उसके अलावा हमने देखा कि ये नीचे आया था एमिगडाला पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है एमिगडाला। ये भी एसोसिएटेड होता है पेन से रिलेटेड फेयर और इमोशन के साथ। उसके अलावा हमने देखा था कि ये जो सिग्नल्स थे ये हमारे हाइपोथैलेमस पे भी गए थे। ये हमारा थैलेमस है, ये हमारा फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल है, फिर बीच में थर्ड वेंट्रिकल है ये वाला। उसके बाद ये सेरिब्रल एक्वाडक्ट है जो मिड ब्रेन के बीच में से जाती है, और फिर ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है। तो हाइपोथैलेमस में ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस में ये जो हमारे पेन से एसोसिएटेड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन होता है उसको ये रेगुलेट करता है। जैसे हार्ट बीट को कंट्रोल करना, रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करना, स्वेटिंग को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। तो ये हाइपोथैलेमस पेन से रिलेटेड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो काम है उनसे रिलेटेड होता है। और ऊपर के स्ट्रक्चर पेन से रिलेटेड इमोशनल और जो पेन से रिलेटेड फेयर है उससे एसोसिएटेड होता है। उसके अलावा इन सब के अलावा हमने एक और जगह पे ये साइनैप्स बनाए थे, वो थे हमारे पेरी एक्वाडक्टल ग्रे मैटर। तो अब यहाँ से शुरू होता है हमारा डिसेंडिंग पेन पाथवे या फिर पेन मॉड्यूलेशन। पेन परसेप्शन हो गया। अब फोर्थ पॉइंट है हमारा पेन मॉड्यूलेशन, मतलब हमारी बॉडी उस पेन के रिस्पॉन्स में कैसे उस पेन को कम करती है। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहले जो हमारा थर्ड वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल के आसपास कुछ न्यूक्लियाई होते हैं, और हमारे सेरिब्रल एक्वाडक्ट के पास कुछ न्यूक्लियाई होते हैं। मतलब दोनों के ही साइड में ग्रे मैटर है। इन न्यूक्लियस को हम बोलते हैं पेरी वेंट्रिकुलर ग्रे मैटर, और जो हमारे सेरिब्रल एक्वाडक्ट के साइड में हम उनको हम बोलते हैं
पेरी एक्वाडक्टल ग्रे मैटर, मतलब एक्वाडक्ट के साइड में। ऐसे ही कुछ न्यूक्लियस हमारे यहाँ पे होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं पैराजाइजेंटोसेल्युलर रेटिकुलर न्यूक्लियाई, और जो यहाँ पे होते हैं उनको हम बोलते हैं रैफे न्यूक्लियस मैग्नस। ठीक है, तो अब जब ये जो ऊपर जा रहा है पाथवे हमारा, ये इनको स्टिमुलेट करता है हमारे पेरी एक्वाडक्टल ग्रे मैटर को और पेरी वेंट्रिकुलर ग्रे मैटर को, तो ये नीचे को कुछ फाइबर्स स्प्राउट करते हैं जो कि ये सिग्नल नीचे ले जा रहे हैं हमारे इस साइनैप्स में। सबसे पहले अब ये सिग्नल यहाँ पेरी वेंट्रिकुलर ग्रे मैटर और पेरी एक्वाडक्टल ग्रे मैटर से नीचे जाएगा, और जो न्यूक्लियाई हमारे रेटिकुलर फॉर्मेशन, ये हमारे रेटिकुलर फॉर्मेशन है जो कि पॉन्स और मेडुला के बीच में है, तो रेटिकुलर फॉर्मेशन में कुछ न्यूक्लियाई को ये स्टिमुलेट करेगा और यहाँ से फिर कुछ न्यूरॉन्स आगे जाएंगे। उसके अलावा ये जैसे इसने इनको स्टिमुलेट किया वैसे ही ये नीचे जो न्यूक्लियस थे रैफे न्यूक्लियस मैग्नस, इनको भी स्टिमुलेट करेगा। तो अब इन सब के फाइबर्स हमारे नीचे आएंगे और नीचे आके जो हमारा साइनैप्स था जहाँ पे उसको स्टिमुलेट करेंगे। अब जो ये न्यूक्लियस है, जो भी जिनकी भी हमने बात करी, ये रिच हैं कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स में, तो वो हो गए हमारे सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे हमारे साइनैप्स में। उसके अलावा इन पेरी एक्वाडक्टल ग्रे मैटर को और पेरी वेंट्रिकुलर ग्रे मैटर को ये सारे स्ट्रक्चर भी स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो जो ये पेन परसेप्शन हो रहा है, इससे भी ये जो न्यूक्लियस है ये हमारे स्टिमुलेट हो सकते हैं, और इससे भी जो हमारा नेचुरल एनर्जेटिक सिस्टम है, नेचुरल ओपियोइड सिस्टम है जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, वो एक्टिवेट हो सकता है, और यहाँ पे फिर ये जो सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन है ये रिलीज होंगे यहाँ पे। तो अब ये जो हमने बनाया था प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक, उसी में ऊपर से एक न्यूरॉन आ गया जो कि हमारा नेचुरल ओपियोइड सिस्टम है, नेचुरल एनर्जेटिक सिस्टम का पार्ट है। तो ये न्यूरॉन यहाँ पे एक इनहिबिटरी न्यूरॉन को स्टिमुलेट करता है और यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन। तो ये हो गया हमारा न्यूरॉन जो कि दो काम करेगा। एक तो ये डायरेक्टली स्टिमुलेट करेगा हमारे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन को, जिससे कि जो सब्सटेंस पी और ग्लूटामेट का रिलीज है वो कम हो जाएगा, और अगर ये कम हो जाएगा तो जो इनफ्लक्स है हमारा सोडियम और कैल्शियम का वो कम हो जाएगा, और ऊपर जो एक्शन पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा। दूसरा ये क्या करेगा, ये इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन को स्टिमुलेट कर देगा। इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन को स्टिमुलेट करने से ये इनहिबिटरी न्यूरॉन यहाँ पे कुछ चीजें रिलीज करेगा जिनको हम बोलते हैं नेचुरल ओपियोइड्स या फिर एंडोजेनस ओपियोइड्स, जो हमारी बॉडी खुद से रिलीज करती है। तो ये यहाँ पे कुछ चीजें रिलीज करेगा जो कि होगी हमारी, ये क्या करेंगे, ये हमारे प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन दोनों को स्टिमुलेट करेंगे। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेंगे ये सारे, जिससे कि ग्लूटामेट और सब्सटेंस पी का रिलीज कम हो जाएगा। दूसरा ये क्या करेंगे, ये हमारे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेंगे, जिससे कि इनफ्लक्स होगा हमारे K+ आयंस का, मतलब पोटेशियम आयंस का। तो हमने शुरू में बात करी थी यहाँ पे भी, जब K+ आयंस जो है वो अंदर आएंगे तो हाइपर पोलराइजेशन कराएंगे। तो यहाँ पे K+ अगर अंदर आएगा तो जो सेल है हमारा हाइपर पोलराइज होगा, डीपोलराइजेशन कम हो जाएगी, एक्शन पोटेंशियल कम हो जाएगा, और जो सिग्नल ऊपर जा रहा है वो कम हो जाएगा। तो इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन डायरेक्टली प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन को स्टिमुलेट करके ग्लूटामेट और सब्सटेंस पी को भी कम कर रहा है, और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में पोटेशियम का इन्फ्लक्स करा के हाइपरपोलराइजेशन भी कर रहा है। और ये जो सिग्नल है ऊपर फिर कम जा रहा है, जिससे हो रहा है पेन मॉड्यूलेशन, मतलब पेन को हम मॉड्यूलेट कर रहे हैं, पेन को हम कम कर पा रहे हैं हमारे नेचुरल एनर्जेटिक सिस्टम के थ्रू, जिसका पार्ट है हमारा पेरीवेंट्रिकुलर ग्रे मैटर और पेरी एक्वाडक्टल ग्रे मैटर और नीचे और न्यूक्लियस। और ये सारे जो हमने ऊपर एरिया बनाया ब्रेन की, ये भी डायरेक्टली स्टिमुलेट कर सकते हैं हमारे इन दोनों न्यूक्लियस को। ये वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, तो मैं इस टॉपिक को इसके नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट क्लिक करके आप यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं।